बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपके सबको बाखबर करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम के गिरते मयार और कम बजट के साथ साथ तालीमी बजट कम होने के साथ साथ एक और मसले ने तालीम के शोबे को घेर लिया, और वो मसला है ऐसा कि अगर उसका फौरन सद्देबाब ना किया गया तो फिर मसला गंभीर से गंभीर होता जाएगा, मसला बढ़ता चला जाएगा और सिर्फ तालीम के शोबे को नहीं बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, और वो मसला है मनशियात का। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है खावर गुमन साहब। खावर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अपनी टॉप स्टोरी की तरफ जाने से पहले खावर साहब, आप शो में क्या एडिशन करेंगे? अनीका, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मेरे पास आज एक बार फिर इंटरेस्टिंग सेट ऑफ स्टोरीज़ है। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न जिसको चलाने के लिए हर महीने हर शहरी जो है जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है 35 रुपये देता है, वहाँ पे लोग किस तरह उसको बदतरीन माली इंतज़ामी और माली मुश्किलात से उसको दो चार किया, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के लोगों को एक और लॉलीपॉप 500 बिस्तरों पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल का दिया है गवर्नमेंट ने। एक नया लॉलीपॉप देखना, ये जो पहले लॉलीपॉप दिए थे वो अभी वो तो नहीं मिले, अब ये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद। वहाँ पे वौसा के मुलाजमीन बदस्तूर वो बाइकआउट पे हैं। कल एक मुलाजिम ने तनख्वाह ना मिलने के चक्कर में खुदकशी भी कर लिया, और वहाँ से भी कुछ इनपुट लेंगे कि वहाँ पे हालात किस तरफ जा रहे हैं। आखिर में आपको पता है पनामा हंगामा जारी और सारी है। आज नई हेयरिंग होगी। अब वो वाक़यातन जो है पनामा केस एक क्या कहते हैं कि उस फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुका है। आखिरी हफ्ते 10 दिन हैं और इसके बाद फैसला आना है, और आपको बताएंगे कल क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है। ठीक है, कुछ एडमिशंस भी सामने आया, मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगी। लेकिन सोहेल साहब, आप शो में क्या एडिशन करेंगे? अनिका, आज के शो में अपने नाजरीन को बताएंगे कि 2 करोड़ लोगों के मिनी पाकिस्तान कराची में गोलियों के बाद अब गाड़ियों ने वहां के लोगों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। और इसके साथ हम बताएंगे कि नैब ने पाकिस्तान के अंदर करप्शन की मौसर रोकथाम के बाद अब नैब की मजीद फुर्तियां क्या सामने आई हैं। नैब भारतीय कंपनी के लिए पाकिस्तानी कंपनी से पैसा वसूल करेगी। और इसके साथ हम बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत, प्रॉपर्टी टैक्स, पासपोर्ट फीस और दीगर मद में हुकूमत ने अरबों रुपए इजाफी आवाम से वसूल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद माली खसारा 799 अरब रुपए से तजावज कर गया है। आने वाले चंद महीनों में इस खसारे को कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम लेगी और अवाम पर क्या बोझ पड़ेगा। और इसके साथ हुकूमती अदम तवज्जोगी और पेचीदा तरीक़ेकार के बाइस ज़राअत के लिए जो कर्जों की लाइन हद मुकर्रर की गई थी उसमें 132% कम कर्ज मिले हैं ज़री शोबे से वाबस्ता लोगों को। उसकी वजूहत क्या है, ये आज नाज़रीन के साथ शेयर करें। चलिए, लेकिन उससे पहले अपनी टॉप स्टोरी की तरफ जाऊंगी, और टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में तालीम का मयार क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी मनशियात के इस्तेमाल करने से पहले। उससे पहले ये सवाल उठ रहा था कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या अपने मुल्क के अंदर इस तमाम मसले को हल नहीं कर पाएगी जो मनशियात का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। कराची की ईसा नगरी देख लीजिए, कोयटा का हबीब नाला देख लीजिए, लाहौर के इलाके देख लीजिए, यही हाल चल रहा है। लेकिन खावर साहब, तालीमी इदारे भी सेफ नहीं। एक कुछ ऐसी जगह होती हैं जो मनशियात फरोशों और मनशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए फेमस होती है, लेकिन तालीमी इदारे सबसे आखिरी चीज होती है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अनीका, जो सबसे परेशान कुन बात यही जो आपने कही ना कि कुछ पूरे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नशा चल रहा होता है, लेकिन अब हमारे स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये काफ़ी ये जो जहर है नशे का ये फैल रहा है। और इस पे हुकूमतें जो हैं फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे मुझे कोई ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही इस चीज़ को रोकने के लिए। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स ने पिछले 3-4 कैंपेन्स चलाई हैं। 12 से 30 अप्रैल तक एक कैंपेन चलाई जिसके मुताबिक उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर स्कूलों कॉलेजेस के अंदर कोई 136 रेड्स किए और 155 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। इसी तरह एक कैंपेन चली है जून 29 से लेके 15 जुलाई तक, उसमें 43 रेड्स हुए हैं और 142 लोग अरेस्ट हुए हैं। सही। अच्छा, इसी के बाद एक और कैंपेन चली है जो कि 15 से 25 नवंबर पिछले साल 2016 तक, उसमें भी 109 रेड पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं। लेकिन मुझे बताएं खावर साहब, ये रेड्स हुई तालीमी इदारों के अंदर हुई, ठीक है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? असल जो इसकी नर्सरी कहाँ है? ये तमाम अनिका, जो सबसे परेशान कुन चीज़ है वो है अमाउंट ऑफ जो एडिक्ट्स हैं जो मिले हैं वहाँ पे, ये जो लोग ये जो अंसर इस्तेमाल करते हैं। ओपियम 30 किलो, हीरोइन 54 किलो, हशीश
1369 किलो। इसी तरह कोकेन जो फाइन क्वालिटी है वो भी 1 किलो के करीब तमाम मुल्क से मुख्तलिफ जगहों से ये मिली है। ये हमारे तालीमी अदारों से ये सारी चीज़ें मिली हैं। सही। अच्छा, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आपको पता है रिसर्च और एजुकेशन के हवाले से हमारी कायद यूनिवर्सिटी टॉप पे हमेशा रही है HEC की रैंकिंग के मुताबिक। यस, वहाँ पे भी अभी रेड्स जारी हैं, 11 रेड किए गए हैं, वहाँ पे 14 लोग अरेस्ट हुए हैं। वहाँ पे भी आधा किलो के करीब हीरोइन पकड़ी गई है अभी तक, हशीश 1.5 किलो के ग्राम करीब पकड़ी गई है। इसके अलावा बाकी जो मनशियात है वहाँ पे वाफिर मिकदार में। ठीक है। अब आपका सवाल कि ये कहाँ से आ रहा है, देखें पूरी दुनिया के अंदर ये जो मनशियात है उसके लिए बड़े वेलनेट नेटवर्क्स चल रहे होते हैं और वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का नेटवर्किंग होता है कि अब यूरोप अमेरिका तक भी वो अपनी चीज़ें पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो नेटवर्किंग तो है ही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो ज़्यादातर आपको पता है लॉलेसनेस, हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, हमारे जो अफगान बॉर्डर के साथ हमारे मसले मसाइल हैं, अफगान बॉर्डर के साथ जो मैनेजमेंट की हम अक्सर बात करते हैं कि उसको बेहतर होना चाहिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो उस साइड से आ रहा है। अब इसको रोकना कैसे है, सवाल इसमें ये पैदा होता है कि हुकूमत के साथ साथ वालिदैन पे इस पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होती है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में भिजवा के बरी जुम्मा हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि अब हमारा बच्चा सेफ माहौल में, मॉनिटरिंग नहीं करते, उस्ताद से नहीं मिलते, बच्चों के दोस्तों से कोई रवाबत नहीं रखते, तो पता चले कि उनका बच्चा किस तरह की कंपनी में बैठ रहा है, उसके बच्चे के वहाँ पे हरकत क्या है, क्या उसको अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने वो पीरियड सारे ले रहा है, मिस तो नहीं कर रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हम अपने नाजरीन को भी ये बताना चाहते हैं, वालिदैन पे आती है। वालिदैन ही नहीं, असातिज़ा ही नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी पर आती है। किसी ज़माने में ये हुआ करता था कि अगर कोई बच्चा सिगरेट भी पकड़ लेता था तो मोहल्ले के बुजुर्ग उसको रोक देता था कि क्या कर रहे हो। लेकिन जहां हम लोगों ने दहशतगर्दी को खत्म करना है, वहां ये भी तो एक नासूर है जिसको खत्म करने की जरूरत है। चाइना में माओ ज़ेडुंग ने तमाम के तमाम मनशियात इस्तेमाल करने वालों का कला कमा कर दिया। आज हम फिलीपींस में भी यही देख रहे हैं कि वहां के जो प्रीमियर है वो भी यही कर रहे हैं, कोई रियायत नहीं बख्शी जा रही, क्योंकि इसके बाद फिर डेफिनेटली नेशन खराब होता है। अच्छा, या क्या होने जा रहा है? इसमें कोई कमेंट करना चाहूंगा। आज जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्स का इशू चला था, आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हो गई हैं कि दोबारा उनको काम कर देना चाहिए। मेरी इस पे सजेशन यही होगी कि ये जो हमारे तालीमी इदारों के अंदर मनशियात का इस्तेमाल है, इसको भी कोई किसी ऐसी शिक में डाल दिया जाए कि वहाँ पे भी जो मुल्ज़मान पकड़े जाएं उनका भी मिलिट्री कोर्स के तहत ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो और इनको करार वाक़या सजा दी जाए। सुहेल साहब जी, गुमान साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। एफ.ए. ग्रीन के हवाले से आपने देखा था एक बहुत बड़ा केस सामने आया था, ANF ने इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू की थी, बड़े बड़े नाम सामने आए थे, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई हतमी कार्रवाई नहीं हो सकी। उसका स्टेटस क्या है? वो बहुत बड़ा केस था मनशियात के हवाले से। वो उसमें हनीफ अब्बासी साहब भी मुल्ज़म है, मैं हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगा मुजरिम है, मुल्ज़म है, अभी वो प्रोसिक्यूशन चल रही है। ये वो कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैसले हैं जिनको हो जाना चाहिए और जो नहीं हो पाते, और हमारे मुल्क के अंदर ये जो सारे की इस तरह के इशू खराब से खराब सब होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान ये इशू चला, ANF उसको इसमें प्रोसिक्यूट कर रही है, केस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता रहा है, आज तक उसका कोई फैसला नहीं होगा। अगर एफडीन केस के ऊपर फैसला हो जाता, कोई बड़ा उसमें जो नामजद मुल्ज़म है उसको सजा मिल जाती, वो बिहाइंड द बार चला जाता, तो कोई मिसाल सेट हो जाती। बदकिस्मती से कुछ नहीं हुआ और अभी भी वो केस चलता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इस तरह के बड़े केसेस पे देखिए, जब तक आप एहतसाब ऊपर से नहीं शुरू करेंगे, नीचे से जो मनशियात, जिस तरह अनिका आपने पूछा ना कि जी वो कौन बेचता है, पैडलर्स, वो जो नीचे वो छोटे छोटे करिंदे हैं वो तो चलते रहेंगे। ऊपर से जब कहीं से मिलता है ना, ज़ाहिर है कहीं से अप्रूवल आता है, ऊपर से जब लोगों को पकड़ेंगे, जब किसी जो बड़े की गर्दन आपके हाथ में आ जाएगी ना, जो उसको मिसाल बना देंगे कि हाँ ये लोग हैं जो इस कारोबार में शरीक हैं, तो फिर आम लोगों को भी इसका असर होगा। इस कारोबार के अंदर सबसे ज्यादा जो खिलाफ बात करते हैं वो अमरीकी, और इतना भी हम लोगों को मालूम है कि जब अफगानिस्तान के अंदर ये ओपीएम के जितने भी खेत थे या जितने भी काश्त की जाती थी, उसके अंदर बड़ा हिस्सा था अमरीकी फौजियों का, और ये बात अफगानी खुद मानते हैं, खुद इसका जो ये दावे सामने आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कहाँ से आ रही है? एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा अब नई नई कोई पिल्स आ रही हैं जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, इनकी रोकथाम इंतहाई अहमियत की हामिल है, नहीं तो पूरा का पूरा नेशन खराब होते हुए हम लोगों ने देखे हैं। बहुत सारे नेशंस का इस तरह हाल हुआ, फिर रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और रेवोल्यूशन की जरूरत की बात करें तो रेवोल्यूशन तो हमारे हेल्थ सेक्टर में भी चाहिए, तालीम के सेक्टर में तो चाहिए ही चाहिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी रेवोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, अनाउंसमेंट्स हो जाती है, और अनाउंसमेंट्स क्या होती है, ये अस्पताल बन जाएगा, वो अस्पताल बन जाएगा। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल
ایک آلریڈی موجود ہے خاور صاحب, اس کی مشینوں کے ابھی مسئلے ہم اٹھا رہے ہیں, دوسرے کینسر ہسپتال کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, لیکن یہ اناؤنسمنٹ تک کی بات رہے گی یا بن بھی جائے گا؟ انیکا, اس سے پہلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کوئی 4-5 ڈفرینٹ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں. پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ پیمز میڈیکل ٹاور بنے گا, جو آلریڈی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے اس کے ساتھ ایکسٹینشن کر دی جائے گی, نیا ٹاور بنا دیا جائے گا. اس میں یقینی طور پر گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک بہتر جو ہے صحت کی سہولتیں پرووائڈ کریں گی, اس پہ کچھ نہیں ہوا. پولی کلینک جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ سب سے پرانا جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل پولی کلینک سینٹر آف دا سٹی ہے, اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا 4 زچہ بچہ سینٹر پاکستان اسلام آباد کے اندر اور اس کے جو قریب کے جو علاقوں میں وہاں پہ بنائے جائیں. اناؤنسمنٹ اس پہ کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر ایک جنرل ہاسپٹل کا بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بہت بڑا, اس کے لیے سعودیز نے کوئی 3-4 ارب روپیہ بھی دے دیا ہوا ہے, لیکن وہ بھی کسی کیس کے چکر پڑا ہوا ہے, اس کے پہ بھی کوئی کام نہیں ہو سکا. اب یہ جو نیا ہاسپٹل اناؤنس کیا 500 بیڈ کا, اور اس کی انیکا آپ حیران ہوں گے 21 بلین کا جو PC1, یہ ہمارے جو منسٹر آف کیڈ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ان کے مطابق 21 بلین 21 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. ابھی کینسر ہاسپٹل وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو نوری ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ریڈیو تھراپی کی مشین ہے وہ خراب پڑی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے 3-3.5 کروڑ کی وہ مشین آتی ہے, وہ تو آپ مہیا نہیں کر پا رہے. ہم بالکل اس ہاسپٹل کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہاسپٹل بننا چاہیے, لیکن سہیل جو اسلام آباد کے اندر آلریڈی ہماری جو پیمز ہے, پیمز کو آپ کو پتہ ہے حالات کس طرح چل رہے ہیں, آپ پولی کلینک کے جو حالات چل رہے ہیں ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے. اور تھوڑا سا موازنہ میں یہ کرنا چاہوں گا, ابھی ریسنٹلی پشاور کے اندر جو شوکت خانم کا نیا پروجیکٹ شروع ہے وہ 3 ارب روپے سے پورے کا پورا اس کا انفراسٹرکچر بنا دیا گیا ہے, اور وہ ہاسپٹل چالو ہے, وہ عام لوگ اس کو وہاں پہ جس طرح شوکت خانم کا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگ وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں وہ چل رہا ہے. تو یہ 21 ارب روپیہ جس طرح آپ نے سویل سٹوری کی تھی وہ 46 کے 49 ہاسپٹل, اس کے لیے کتنے ارب کا وہ پروجیکٹ. میں وہی اسی طرف جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی بات کی, یہ تو آپ ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں نا, اوورآل وزیر اعظم کی جانب سے ملک بھر کے اندر 50 ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. لاسٹ ٹائم اس کے اوپر جو میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ سال, اس کے اندر جو طے پایا تھا کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب نے تو اناؤنسمنٹ کر دی تھی, لیکن اس کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کی بھی اس کے اندر پارٹیسپیشن ہوگی. اس کے بعد اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے. اب صرف صحت پروگرام کے اوپر اور جو اسلام آباد کے حوالے سے ہاسپٹل کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اوپر کہا جا رہا ہے اس کو مکمل کیا جائے گا, لیکن ہم دیکھیں کہ وہ ہسپتال جو انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے, سالوں سے زیر تعمیر ہے, اس کو آپ مکمل نہیں کر پا رہے. جو فیسلٹی پہلے سے مکمل ہے اس کو بہتر طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے. 21 روپے کا آپ ضرور ہاسپٹل بنائیں, لیکن جو پہلے سے اس مرض کے لیے ہاسپٹل موجود ہے جس کی مشینیں خراب ہیں, پہلے ان کو تو آپ افیکٹو کر دیجئے, انہیں تو موثر کر دیجئے پہلے. if I'm not wrong تو اسلام آباد میں 1986 کے بعد کوئی ہسپتال نہیں بنا, لاہور میں 1995 کے بعد کوئی ہسپتال نہیں بنا. اب ہسپتال بن نہیں رہا ہے تو پچھلے ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ جیسے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کو تیار ہیں. یہ کوئی کاغذ تو نہیں ہے نا, کوئی نیوز پیپر تو نہیں ہے نا خاور صاحب کہ پچھلے ہسپتال کو چھوڑا اگلا ہسپتال بنا دیا. بنائیں, بالکل بنائیں, ضرورت ہے اس چیز کی, لیکن پچھلوں کو بھی تو مینٹیننس کریں. انیکا, اس کی جو آپ نے سہیل نے بات کی نا جو 45 ہاسپٹلز, اس کا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتا دوں. اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے لیے نا انٹرویوز ہو رہے ہیں آج کل, اور وہ انٹرویوز جو گورنمنٹ امپلائیز اور جو پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ انٹرویو دینے جا رہے ہیں ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہینڈسم سیلریز آفر ہو رہی ہیں, یہ نوکریاں دی جائیں گی. پروجیکٹ چلے رہنا چاہ رہا ہے, یہ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد جو PC1 چلیں گے, انیشیل اماؤنٹس ریلیز ہوں گی اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ صرف اناؤنسمنٹ تک ہی رہیں گی. ہاں, وہ پروجیکٹ جو گورنمنٹ واقعی کرنا چاہتی ہے, سڑکیں پل ان کا فیورٹ ہمیشہ سے رہا ہے, وہ تو دیکھیں جس پیشن کے ساتھ, جس سپیڈ کے ساتھ وار فوٹنگ کے اوپر, ہنگامی بنیادوں کے اوپر میٹرو کے منصوبے کو فالو کیا جاتا ہے, دن رات مانیٹرنگ کی جاتی ہے, اس کو مکمل کیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے مقررہ وقت سے قبل مکمل کر لیے. تو ہسپتالوں کے منصوبے کو اسی مانیٹرنگ کے تحت, اسی پش کر کے اسی طریقے کے ساتھ مکمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ انفراسٹرکچر میں اور ہسپتال میں ایک فرق تو ہے نا کہ انفراسٹرکچر بن گیا بس بن گیا. ہسپتالوں کو رن کرنے کے لیے ہیومن ریسورس اور ہیومن ریسورس کی سیریسنس, یعنی وہاں جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کی سیریسنس بھی تو چاہیے. تو ہسپتال اور انفراسٹرکچر بہت مختلف ہے. میٹرو بھی تو سکسیسفلی اس کے آپریشن لاہور میں مینٹین کر رہے ہیں, پنڈی بھی مینٹین کر رہے ہیں. ملتان میں آپ کو میٹرو ملا, آپ شکر گزار ہوں, گورنمنٹ کو نہ کرٹیسائز کیا کریں. جو آپ سے انیکا سوال اٹھا رہی ہیں وہ سوال یہ ہے کہ ترجیحات, وہ میں اکثر جو آپ کی مثال دیتا ہوں, کسی گھر کے اندر خدا نخواستہ اگر بیماری پڑ جائے, اگر کسی گھر کے بچے کو فیس دینی ہے یا اس کو ٹیوشن لینی ہے, تو سب سارے کا سارا فوکس اور اس گھر کے سارے ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کر دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے اس ملک کے لوگوں کی صحت اور سب سے پہلے اس ملک کے بچوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ پرائرٹی ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کی.
हाँ, मैं हरगिज़ नहीं कहता कि मुल्क के अंदर सड़कें नहीं होनी चाहिए, अच्छे पुल नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, वो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आपकी सेहत आ जाती है और जब इस मुल्क की बच्चों की तालीम आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। सेहत की बात करें, तालीम की बात करें तो ज़रूरी है अवेयरनेस दी जाए, और इस अवेयरनेस के अंदर अहम किरदार अदा करता है नेशनल टीवी। अब पीटीवी के हवाले से एड्स आते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने वहीं से अवेयरनेस देनी है, चाहे तालीम की हो या सेहत की हो, लेकिन पीटीवी का हाल जो है वो ये है कि इवन एक कब्रिस्तान के अंदर भी जब बिजली का बिल जाता है तो उसके अंदर टीवी का सरचार्ज होता है, 35 रुपए होते हैं, जो कि हर बिजली का बिल पे करने वाले को देना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी खावर साहब मुझे बताएं, पीटीवी के हालात तो बेहतर नहीं नजर आ रहे, ना उनकी मैनेजमेंट अच्छी जा रही है, ना उनके इंतजामी हालात ठीक है। अनिका, ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो एक बिल कब्रिस्तान में जाते हैं उसके भी वो इनका पाकिस्तान टेलीविजन को चलाने के लिए पैसे ज़रूर दिए जाते हैं। नाजरीन को बताना हमने ये है कि हर बिल के साथ 35 रुपये देते हैं और वो सालाना कोई 5-5.5 अरब रुपया बनता है अनिका, जो हम पाकिस्तान टेलीविजन को चलाने के लिए देते हैं। अब वहाँ पे हो क्या रहा है? आज की तारीख में पाकिस्तान टेलीविजन का चैनल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो पुरसाने हाल हैं वो बिल्कुल इलीगल तरीके से चला रहे हैं। अब वो कौन चला रहे हैं? अताउल हक कासमी साहब, जो पाकिस्तान का बड़ा एक आदमी नाम है, वो कर क्या रहे हैं? वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के जो कानून है, जिस कंपनी एक्ट के तहत ये चल रहा है, उसके तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका काम सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइंस देना होता है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। लेकिन चूंकि अताउल हक कासमी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब हैं, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नए 1 साल से एमडी नहीं है और एमडी को लगाने के लिए एक इश्तिहार तैयार पड़ा है, वो इश्तिहार नहीं एडवर्टाइज कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि अताउल हक कासमी साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि नया एमडी आए, क्योंकि जब एमडी आएगा तो कानून के मुताबिक उनके पास सारी पावर्स आ जाएंगी और वो जो अभी अपनी मर्जी से वहां पे चला रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन चैनल को, वो फिर उनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। के जमाने में बड़ी बेहतरी आई थी वैसे, जनरली जो पीटीवी के अंदर काम करने वाले लोग थे, यकीनन जब प्रोफेशनल लोग आएंगे तो वो अच्छे तरीके से चलाएंगे। अच्छा, अब हो क्या रहा है? अब अताउल हक कासमी साहब को बड़ा शौक है, आजकल वो हफ्ते में 2 दफा प्रोग्राम करते हैं और वो बड़ा प्रोग्राम महंगा चल रहा है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर। अच्छा, 3 इंक्वायरी चल रही हैं वहाँ पे, हरासमेंट अगेंस्ट, वहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट। वो इंक्वायरी एक होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। इंक्वायरी चल किसके अगेंस्ट रही है? वहाँ पे करंट अफेयर्स के डायरेक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई उसका फैसला नहीं आ रहा। उसके अलावा और खवातीन जिन्होंने बात की किसी दूसरे चैनल पर जाके, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो वजारत इत्तलात है उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, जिस तरह हमने कहा था, उसका कोई एडिशनल सेक्रेटरी कोई नहीं है, वो उसको वजारत इत्तलात को चला रही है, एक बंदा चला रहा है जॉइंट सेक्रेटरी। वजारत इत्तलात का जो है पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ एक ताल्लुक वास्ता, डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इससे पहले सबा मोहसिन साहिबा थी, उनके पास एडिशनल चार्ज था एज ए फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीवी का। अच्छा, वो सारे के सारे जो मामला हैं वो बिल्कुल ख़राब के ख़राब तर होते जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन चैनल। और जो मेरी इतला है इसके मुताबिक अताउल हक कासमी साहब मेरे लिए बहुत मोतबर है, हम बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं, तो वो बहुत इसमें कलीदी रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो नए एमडी की सिलेक्शन होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सारे ये मामला खराब होते जा रहे हैं। अगर एमडी की सिलेक्शन इतना तो करें कि जो वहाँ मसले मसाइल हैं, जो इतने बड़े बड़े इल्जामात पीटीवी पर एक कौमी इदारे पर लगने लग गए, उसका कुछ कर लीजिए। वो धरने के अंदर जो मसला हुआ था पीटीवी के साथ, उसको तो बहुत उजागर किया जाता है, जो अंदरूनी मामलात हैं उसको बिल्कुल दबा दिया जाता है। एग्जैक्टली, अगर आपने फुल टाइम एमडी अपॉइंट नहीं करना और जब तक आप एमडी के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास पूरा इख्तियार है और आप आपको बैकअप सपोर्ट भी है, तो आप वो इस्लाहात जिसकी पीटीवी के अंदर अशद ज़रूरत है, जो गुज़श्ता कई सालों से पीटीवी के अंदर सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियों की वजह से पीटीवी का वो म्यार नहीं रहा, अताउल हक कासमी साहब के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको रिवाइव कर देते, उन चीज़ों को हल कर देते। मैं खुद बताऊंगा कि हम जब छोटे थे बचपन में, पीटीवी हम सब के लिए बेस्ट मीडियम था तालीम और तरबियत का और तफरीह का। जो इसका म्यार था, पड़ोसी मुल्क के अंदर भी पीटीवी के म्यार को फॉलो किया जाता था, पीटीवी की प्रोग्रामिंग की, पीटीवी के ड्रामों की। अब हालत ये आ चुकी है कि पीटीवी जितने अपनी उसकी प्रोग्रामिंग है उसको बाहर से मार्केट से खरीदना पड़ती है। अंदर के हालात देखें, खसारा अलग, और अंदर की जो उसकी बद इंतजामी है, जो म्यार के ऊपर कंप्रोमाइज है, वो बात अलग। तो अताउल हक कासमी साहब को चाहिए था कि अगर आप एमडी नहीं भी अपॉइंट करें तो आप वो कुछ कर दें, प्रोग्राम आप जरूर करें, लोगों को आप वीकली प्रोग्राम करें, उसके साथ साथ जो उसके मसाइल है वो हल कर दें, ताकि पीटीवी के साथ जो लोगों के सालों से एक रोमांस जुड़ा हुआ है वो भी हल होता है। इसके जो फीस की बात की,
कि कब्रिस्तान के जो मीटर का कनेक्शन लगता है सिर्फ वहां पे नहीं बल्कि किसी मदरसे के लिए, किसी भी मस्जिद के लिए जो बिजली का मीटर नस्ब होता है उसका जो बिल जारी होता है उसके अंदर भी 35 रुपए माहाना फीस पीटीवी की फिक्स है। चलिए, लेकिन मस्जिद वगैरह के अंदर ये सोचा जा सकता है कि शायद टीवी लगाओ, कोई नाते वगैरह हो। यहाँ तो कब्रिस्तान में तो कौन सा टीवी लगना है, किसने टीवी देखना है, लेकिन वहां भी टीवी है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन यहाँ मसला ये नहीं कि फीस कितनी दी जा रही है, मसला ये है कि उसको सही से इस्तेमाल करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि बच्चों की तालीम और तरबियत का बहुत ज्यादा अहम किरदार उसमें अदा करते हैं। आपको एक पॉइंट देना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा था जिस बात की 6000 के करीब मुलाजमीन है पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के, और जिसका मैंने कहा कि 5 अरब रुपया तो ये बिलों की सूरत में मिल रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एक एनुअल बजट के दौरान वो अलग पैसे मिलते हैं। हमारा सबका ये इदारा है और हमारा इस पे हक है, और चूंकि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, हम टैक्स देते हैं, हम बिलों की मद में पैसे देते हैं, तो इसको चेक करना, इसके बारे में बात करना ये हमारा बिल्कुल कमर्शियल कंपटीशन इस चैनल का बिल्कुल पर्पस नहीं है। तो इसको तालीम और तरबियत के लिए बेसिकली होना चाहिए, ताकि जितने आम लोग जो केबल नहीं लगा रहे एटलीस्ट उनको तालीम और तरबियत और नेशन की बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम हो सके। लेकिन नेशन की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन यानी कौम को तकरीबन 60-70% इकोनॉमी प्रोवाइड करने वाला शहर का ये हाल है कि वहां ट्रैफिक का मसला बना हुआ है। यानी जिसने इकोनॉमी की गाड़ी चलानी है वहां गाड़ियों ने ही मसला क्रिएट किया हुआ है। भट्टी साहब, अभी तो कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक जुर्माने बढ़ाने का तरीकाकार, उसके बाद और बहुत सारे हिकमत अमली की गई है, कोई काम नहीं कर रही, स्टैटिस्टिक कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा। अनिका देखिए, 2 करोड़ लोगों का मिनी पाकिस्तान यानी कराची, वहां पे सिर्फ फरवरी के 2 हफ्तों के अंदर 6 तलबा तालबात समेत और उसमें बच्चे भी शामिल थे 48 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हुए हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये इतने खौफनाक फिगर हैं, जिसकी वजह क्या है? वहां पर जो कराची के अंदर वो कराची जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जिसे आप वारिस समझती हैं कि हमारा है, दोनों वहां पर राज कर रही हैं, सालों से हुकूमत करती हैं, लेकिन वहां पर सड़कों की इतनी बुरी सूरत हाल है, जो सड़क तमीर होना शुरू हुई है सुस्त रवि का शिकार है, और इतनी बुरी कोई ट्रैफिक का प्लान नहीं है। रोज हादसा हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी एक ये जो मैंने फिगर्स बताए हैं इसके अंदर गुज़श्ता रोज होने वाला अफसोसनाक वाक़या नहीं है, जो कि एक पुल के ऊपर से एक तेज रफ्तार टैक्सी पुल से नीचे गिरी, जिसके नतीजे में 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बुरी सूरत हाल है। उसके साथ साथ एक तो तरफ हादसात में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अगर आप वैसे सफर कर रहे हो, 3 माह कबल मुझे खुद कराची जाने का मौका मिला, कई किलोमीटर तक आपको सांस नहीं ले सकते। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं तो उन्होंने तो शीशा बंद किया, AC चला के सफर कर लिया। सैकड़ों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर लोग मोटरसाइकिल पे सफर कर रहे होते हैं, छोटी गाड़ियों पे सफर कर रहे होते हैं। आलूदगी बेइंतहा, सड़कों का बुरा हाल, ट्रैफिक पुलिस गायब, कोई मैनेज करने वाला नहीं है। आपको पता है वहाँ आलूदगी का क्या मसला है? वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना होता है ट्रैफिक पुलिस ने, और वहाँ की बात यह है कि वहाँ एक छोटा सा टोकन मिलता है कि ट्रैफिक पुलिस को पता चल जाता है कि इतने पैसे लिए हुए हैं, इनको नहीं, इनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चेक करना। तो जहाँ ये हाल होगा वहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, वहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो धुआं तो आएगा। रात को एक टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे थे मुराद अली शाह साहब, हमारे जो मोहतरम वज़ीर आला सिंध हैं, वो उनसे जब पूछा गया कि कराची के हालात इतने ख़राब क्यों, उनका जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा था जब से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं तो तब से हमने थोड़े से अपने हाथ रोक लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो कि लोकल गवर्नमेंट का राइट है तो ये वो हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। उससे पहले कौन सी दूध? अच्छा, एग्जैक्टली यही काउंटर क्वेश्चन यही था कि जी उससे पहले तो आपके पास थे नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये ज्यादा गंदगी जो ना पिछले 1.5 साल के अंदर फैली है। मैं हैरान परेशान हो गया। एक तरफ तो वो बेचारे वसीम अख्तर को आप पैसे नहीं दे रहे, वो सारा दिन हम टेलीविजन पे देखते हैं, वो सड़कों पे मारे फिरते रहते हैं, वो हर जगह उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको पैसे नहीं दे रहे। इसके साथ साथ अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो इसका जो कह रहे हैं जी कि टूटी फूटी सड़कें हैं इनकी वजूहात से हो रही है, लेकिन उसकी तरफ जो पहले से रोड बने हुए थे, कराची के एक जामिया ने एक वहां पर एक स्टडी करवाई जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कराची के जो रोड हैं उनके अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, जो रोड ठीक भी हैं वहां पे भी उन फॉल्ट्स की वजह से हादसात की बड़ी तादाद उस वजह से रूनमा होती है। और इसके साथ साथ अब ट्रैफिक पुलिस ने सारे मसले से निपटने के लिए हमने 2 रोज कबल एक प्रोग्राम किया था। ट्रैफिक पुलिस ने सिंध हुकूमत से ये दरखास्त की हुई थी कि ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए जो उनके पास एक ही हल है वो ये है कि जो जुर्मानों की शरह है वो बढ़ा दी जाए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टूटी फूटी सड़कों की वजह से हादसात हो रहे हैं, तवज्जो नहीं दे पा रही सिंध हुकूमत, जिसकी वजह से कीमती जानों को ज़िया हो रहा है। पहले कर लीजिए, क्विक कर लीजिए। वो ये कि ज़रदारी साहब अक्सर कहते हैं ना कि हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं, हमें काम नहीं करने दिया जाता, ये जो ना दिखने वाली जो ताकतें हैं वो काम नहीं करने देते,
और सर जी आपको कोई ये सड़कें बनाने या ठीक करने से कोई नहीं रोकता, ये तो काम साहब उनका इशारा एक और काम की तरफ होता है जो नजर नहीं आता किसी को। साहब ने तो कराची में ईंट से ईंट बजाएं और तमाम चीजें सीधी कर दें, उनकी ईंट से ईंट बजाएं जिन्होंने काम नहीं किया। आपके अपने चीफ मिनिस्टर है, जरा उनसे भी तो जवाब तलबी करिए कि आपने कितना काम कर लिया आके कायम अली शाह साहब के बाद। लेकिन कराची में प्लानिंग की भी कमी है, एक कंक्रीट जंगल बनाया जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं देखी जा रही। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कराची की बात कर रहे थे, तो कराची के कुछ ही 1.5 घंटा 2 घंटा के ड्राइव पर है हैदराबाद, और हैदराबाद का हाल भी कुछ बेहतर नहीं। एक होता है कि शायद एक सिटी का बेहतर नहीं तो दूसरे सिटी, जिस तरीके से वो कह रहे थे मुराद अली शाह साहब के जब से मेयर आए तब से हमने अपने हाथ उठा दिया, तो हैदराबाद से तो नहीं हाथ उठाए ना, हैदराबाद में तो नहीं आए वसीम अख्तर साहब, हैदराबाद का भी वही हाल है। वासा मुलाजिमीन की एहतजाज जारी है और कल इसी सिप में और इसी मसले की वजह से एक जान चली गई। उसके बाद अब क्या होगा इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ हैं हमीदुर रहमान साहब। हमीदुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमीदुर रहमान साहब, पहले इसके हवाले से बात की, एहतजाज चल रहा था, मसला बढ़ गया था, लेकिन अब एक जान चली गई, उसके बाद कोई सियासी क़यादत हरकत में आई या अभी भी वही उसी तरह का सन्नाटा है? जी बिल्कुल, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक जान चली जाने के बावजूद भी जो है वो हुकूमत सिंध जो है अब तक उसने उसका कोई नोटिस नहीं लिया है और कोई हरकत में नहीं आई है। हमारी बात हुई रात गए तक वासा की जो मजदूर यूनियन है उनसे, तो उनका कहना ये था कि अब तक हमें कोई यकीनदानी नहीं कराई गई है कि उन्हें तनख्वाहें कब अदा की जाएगी। और यहाँ मैं मजीद आपको अपडेट करता चलूँ कि कल रात को एक और वासा का जो मुलाजिम है वो दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ है। जो ये मुलाजिम लतीफाबाद 12 नंबर का रिहायशी था, जो कल रात को बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा परेशान था, माशी मुश्किलात की वजह से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो भी जो है वो उसको भी दिल का दौरा पड़ा है, वो भी जाँ बहक हुआ है। तो इस तरह जो है वो मुलाजमीन काफी कसम पुरसी का शिकार है, परेशान है, माशी बदहाली का शिकार है। अच्छा हमीद साहब ये बताइएगा कि ये जो बदस्तूर ये स्ट्राइक चल रही है, शहर कितना सफर कर रहा है, शहरी कितना सफर कर रहे हैं? पानी नहीं मिल रहा, सेवरेज का इशू है, सैनिटेशन का भी आप सुना प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, शहरी काफी सफर कर रहे हैं क्योंकि वासा मुलाजमीन आज उनको 9वां रोज है उनके एहतजाज को। वो रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पानी की सप्लाई बंद करते हैं और सूरत हाल ये है कि एक दिन के लिए उन्होंने सेवरेज का सिस्टम बंद किया था, तो पूरा शहर जो है वो गंदे पानी में जो है वो जोड़ों में तब्दील हो गया था, जा बजा सेवरेज का पानी जमा हो गया था। जिसके बाद हमने देखा कि इंतजामिया हरकत में आई और इंतजामिया ने जाके वासा के जो मुलाजमीन थे, यूनियन थी, उनसे मुज़ाकरात करके दरख्वास्त की है कि 20 फरवरी तक जो है ये सेवरेज का पानी बंद ना करें। तो जिस पर जो है वो मुलाजमीन ने 20 फरवरी तक का टाइम दिया। रहमान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो वासा के मुलाजमीन इनको माहाना तनख्वाहों की मद में कितने पैसे दरकार हैं और ओवरऑल अखराजात कितने हैं? कोई एक फिगर आप हमें बता सकते हैं? जी, हमारी इस हवाले से मेरी बात हुई है जो वासा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड है, तो उनका कहना ये था कि जो 3 करोड़ 38 लाख रुपए का अमाउंट है वो जो है इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेफिसिट पैदा हुआ है। और उनका कहना ये है कि 2800 मुलाजमीन हैं जिन्हें जो है वो तनख्वाह नहीं मिल रही है। टोटल अमाउंट की फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि अगर ये उनको पैसे हुकूमत सिंध की तरफ से बहाना मिलते रहे जो बिलों की मद में होते हैं, तो फिर ये मसला पैदा नहीं होगा। ये पैसे नहीं मिल रहे 6 महीने से, जिसकी वजह से वासा जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार हुई है और जो मुलाजमीन है उन्हें तनख्वाह अदा करने के लिए भी वासा के पास इस वक्त पैसे नहीं है। राइट, 3 करोड़ 38 लाख। हमीदुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कावर साहब, 80 करोड़ भुट्टो साहब की बरसी पर हुकूमत सिंध से लगाने या हुकूमत सिंध के कोटे से लगाने की बात कर सकते हैं, जिसको बिलावल साहब ने बाद में मना किया, कायम अली शाह साहब थे उस टाइम पर। 80 करोड़ रुपए, यहाँ 3 करोड़ 38 लाख रुपए नहीं आपसे दिए जा रहे। अनिका, सवाए अफसोस के बंदा क्या कर सकता है? आप उसकी बात करें 80 करोड़ों की। ये एक मेरे ख्याल में जब कॉन्वॉय मूव करता है ना जरदारी साहब का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हम अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं, कोई दर्जनों गाड़ियां मूव करती हैं, गिनते गिनते थक जाते हैं। लाड़काना पे अरबों रुपए 60 से 70 अरब रुपए लग चुके हैं 4 से 5 साल में। ग्राउंड पे सिर्फ 3-3.5 इस पे बंदा सवाए रोने के और क्या कर सकता है? और इन लोगों को ये शीशा दिखाना, हमारा तो काम है इनको शीशा दिखाना।
وہ ہم دکھاتے رہیں گے, ہر روز اس ایشو پہ بات کرتے رہیں گے, اس طرح کے جو اور ایشوز پہ بات کرتے رہیں گے. اب ٹھیک ہے, حیدرآباد میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, دوسری پارٹی MQM کی وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اگلے دور میں شاید آپ آ جائیں تو ان کو میرے خیال ان کو پیسے دینے چاہیے, لوگوں کو سزا نہیں دینی چاہیے. جی سر, جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, اس لابنگ کی ضرورت ہے جو بلاول بھٹو, اسد زرداری صاحب امریکہ میں بیٹھ کے بات کریں. خدا کے لیے واپس آئیے, اپنے عوام کے ساتھ, سندھ کی عوام کے ساتھ لابنگ کیجئے, ان کے دل جیتیے, ان کے مسائل حل کیجئے, آپ کو یہیں سے سب کچھ ملے گا. اس لابنگ کے چھوڑیے, حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. گمان صاحب, اس کی FIR ویسے کس کے خلاف درج ہونے چاہیے جس نے خودکشی کی, جس اقدام بالکل حکومت وقت جو وہاں پہ جو لوگ رسپانسبل ہے, وجہ کیا ہے, ان کو تنہائی نہیں مل رہی. تنہائی کس وجہ سے نہیں مل رہی کہ ان کو پیسے نہیں ریلیز کر رہے. پیسے کون نہیں ریلیز کر رہا؟ وہ جو صوبائی فائنانس منسٹری ہے وہ نہیں کر رہی, اور فائنانس منسٹر وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا نا, وہاں کو فیڈرل, وہاں کو پروونشل سیکرٹری ہوگا بیٹھا ہوا. 3 کروڑ 38 لاکھ روپے ناظرین, جس کی وجہ سے ابھی تک 2 جانیں جا چکی ہیں, اور اب پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. چولہے بجھے ہوئے ہیں ان مزدوروں کے. یہاں بلیوں کے علاج کے لیے, آصفہ بھٹو زرداری کے بلیوں کے علاج کے لیے ہیلی کاپٹر تو جا سکتا ہے, لیکن انسانوں کے لیے اتنے فنڈز ریلیز نہیں ہو سکتے. نہ نکاسی آب کا سسٹم, نہ پانی فراہمی کا سسٹم کا کوئی فکر ہے, صرف بلیوں کا فکر ہے, یا پھر اپنے آنے جانیوں کا فکر ہے. لیکن فکر اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ جو کرپشن ہو وہ اس کے پیسے واپس آئیں. نیب کی بات کرتے ہیں, نیب اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, آٹونومس ادارہ ہے, اس نے ملک کو پیسے دلانے کے لیے تو ایک شارٹ کٹ سوچا ہوا ہے. پلی بارگن ہوگی, کچھ پیسے آ جائیں گے, باقی جو ہے کرپشن کرنے والا رکھے. لیکن پاکستان کے ساتھ یہ حال, بھارتی کمپنی کو پیسے دلانے کے لیے بہت زیادہ کارروائی ہو رہی ہے. بھٹی صاحب, یہ کیا مسئلہ ہے؟ انیکا, پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے حوالے سے تو گھمن صاحب شاید ہم سے اختلاف رکھتے ہوں کہ نیب کامیاب ہو پا رہا ہے, نہیں ہو پا رہا, لیکن پلی بارگین اور رقم کی وصولی کے اندر سے تو ان کی بہت بڑا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. ویب سائٹس کے اوپر بھی ساری ڈیٹیل دی جاتی ہیں کہ اب تک 274 ارب روپے سے زائد نیب وصول کر چکا ہے. تو وصولی کے اندر تو نیب کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ اب نیب بہت ایکٹیو ہوا ہے وزارت تجارت کی ایک درخواست کے اوپر. یہ درخواست ہے ایک بھارتی ادویہ ساز کمپنی ہے جس کا نام ہے اورین لائف سائنس آف انڈیا. اس کمپنی سے, پاکستانی کمپنی جو کہ راولپنڈی کی کمپنی ہے, سیام فارماسیوٹیکل اس کمپنی کا نام ہے. اس کمپنی نے گزشتہ سال بھارتی کمپنی سے ادویات خریدی. معاہدے کے مطابق رقم ادا ہونی تھی تھرو بینک انڈین اس کمپنی کو, لیکن مقررہ وقت گزرنے کے باوجود پاکستانی کمپنی کی جانب سے 1 کروڑ 35 لاکھ ڈالر, سوری 1 لاکھ 35 ہزار ڈالر ہیں جو کہ پاکستانی روپوں میں ہم منتقل کریں تو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے بنتے ہیں. یہ ادا نہ ہو پائے, جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں وزارت تجارت نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. DG ٹریڈ ڈسپیوٹ ہے, انہوں نے سیام انٹرنیشنل کمپنی کو کے جو ڈائریکٹرز تھے ان کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کا ایک پارٹنر تھا جس نے ان کے ساتھ ایک تنازع پیدا ہوا, سول کورٹ نے ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دی ہیں, جس کی وجہ سے بھارتی کمپنی کو ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں. ایک طریقہ کار طے ہوا, لیکن اس کے باوجود یہ رقم جو ادا ہونی تھی بھارتی کمپنی کو نہ ہو پائی, جس کے نتیجے میں وزارت تجارت کی جانب سے نیب کو درخواست کی گئی کہ آپ وصولیاں کرنے میں بہت ایکٹیو ہیں, وصولی کروا سکتے ہیں, آپ یہ رقم وصول کروا دیجئے بھارتی کمپنی کے لیے. اب نیب نے, جو اس کے ہمیں دستاویز بھی موصول ہوئی, نیب نے باضابطہ طور پر اس معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کمپنی جس کا نام سیام فارماسیوٹیکل ہے اس سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے وصول کر کے وزارت تجارت کے ذریعے بھارتی کمپنی اورین لائف کو ادا کیے جا سکے. چلیے, بزنس ایتھکس کے مطابق پیمنٹ تو ہونی چاہیے, لیکن نیب کو کام دے دیا خاور صاحب, کہیں پلی بارگن کے تحت آدھی پیمنٹ نا. ایک تو آپ نے نکاح کہنا ہے کہ نیب آٹونومس ہے, آپ کہتی تو میں مان لیتا ہوں قانونی طور پر. اچھا, قانونی طور پر نہیں, قانونی طور پر فرق نہیں پڑتا. جب آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اپنی اس اٹانومی کو نہیں استعمال کریں گے تو اس اٹانومی کا کیا فائدہ. اچھا, یہ چلو اچھی بات ہے, نیب کام کو آپ نے نکاح ٹھیک بات کی کہ یہ قانون کے مطابق جو بھی جس کا رائٹ بنتا ہے بزنس ڈیلز کے اندر وہ اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اب انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ کسی انٹرنیشنل فورن کمپنی کے ساتھ, بے شک کوئی انڈیا یا کسی دوسرے ملک سے ہو, اس کے ساتھ زیادتی کرے. لیکن نیب کا وہ یہ ہے نا کہ نیب کا وہ طریقہ کار اتنا وہ شیڈی ہو چکا ہے, اتنا اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں کہ وہ کوئی کام اچھا بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. لیکن وہ جب بھارتی کمپنی کا آ جاتا ہے نا, اس پہ دیکھو یہ گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اوپر تحفظات رہے ہیں. آپ مودی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں چلے گئے, آپ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ قرار دینے میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں, ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہیں, ہونی چاہیے, ہمسایہ ممالک ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرے ایشوز بھی ہیں
अब हर दूसरे दिन इंडिया जो LOC पे चढ़ दौड़ता है। 2 दिन पहले 3 हमारे जो फौजी भाइयों को शहीद कर दिया गया। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे साथ में उन्होंने हमें आइसोलेट कर दिया। अब जो नई थेरीज आ रही हैं कि वो अंडरग्राउंड को जो एक न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं, उसका टारगेट क्या है? टारगेट उनका हम ही है, और कौन है? तो गवर्नमेंट को ये सारे ट्रेड के इश्यूज के भी साथ साथ लेके चलने, हाँ नैब को इस्तेमाल करें, नैब भी नैब के ऊपर एक एतमाद का इजहार भी तो है ना कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है। पाकिस्तान के पाकिस्तानी कंपनी है। गवर्नमेंट को ये सारे तजारती मामलात को बेहतर करने के साथ साथ जो हमारे जो डिप्लोमेटिक लेवल पर था ना, इंडिया को ये भी बताना चाहिए, मेरे बताने की जरूरत है पाकिस्तान को, ये इश्यूज भी है इनकी रिकवरी हम करवा देंगे उनकी। चलें ठीक है, रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है, एक वो ट्रेड का मसला है, लेकिन रिकवरी इधर भी तो होनी चाहिए। जो करप्शन के मामला होते हैं उसके अंदर 2 अरब रुपए लेकर प्ली बार्गेन करके मसला रफा दफा हो जाता है और बाकी काम जो बाकी पैसे होते हैं वो मिलते नहीं है मुल्क को। तो यहाँ भी तो जरा रिकवरी की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन रिकवरी की बात करें तो रिकवरी तो टैक्स की मद में पेट्रोलियम मसनूआत हो या फिर जायदाद के अंदर जो टैक्स लगा वो हो, और बहुत सारी मद में बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज हुए भट्टी साहब। इसके हवाले से तो फिर माली तौर पर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जा रहे होना चाहिए। इतने टैक्सेस गवर्नमेंट को कोई खसारा नहीं होना चाहिए। क्या सिस्टम है अभी, क्या मसला है? निका ठीक कहा आपने। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2-3 माह से और हर माह जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किए जाते हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से एक स्टेटमेंट सुनने को ज़रूर मिलती है कि हुकूमत ने अपने टैक्सेस में कमी की है, इस महीने हमें इतने अरब रुपए सब्सिडी देने पड़ेगी, हमें टैक्स कम वसूल होंगे। लेकिन जो वजारत ख़जाना की ही रिपोर्ट हमें मसूल हुई है, जो सरकारी दस्तावेज हैं, उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जहाँ पर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर रिलीफ देने की बात करती है, वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी, जिसको एक आप टैक्सी कह सकते हैं, उसकी मद में 79 अरब रुपए 6 माह के दौरान अवाम से ज्यादा वसूल किए हैं। जो हुकूमत का एक टारगेट था उससे ज्यादा वसूल हुए हैं। गुज़श्ता रोज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, टैक्सेस अभी भी ज्यादा हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं। इन दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, प्रॉपर्टी, गाड़ियों पर टैक्स और पासपोर्ट फीस की मद में अरबों रुपए हुकूमत को इजाफी मिल रही हैं। जुलाई से दिसंबर 2016 के दौरान मोटर व्हीकल पर जो टैक्स आयद है उसकी मद में 1 अरब रुपए इजाफे से 9 अरब 90 करोड़ रुपए हुकूमत को वसूल हुए हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स में जो हुकूमत ने इजाफा, उसमें परसेंटेज भी बढ़ाई थी, 2 अरब रुपए इजाफा हुआ है, 4 अरब 75 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पेट्रोलियम लेवी में 79 अरब रुपए इजाफी वसूल हुए हैं। पासपोर्ट फीस की मद में 1 अरब रुपए इजाफे के साथ 7 अरब 10 करोड़ रुपए हुकूमत ने वसूल किए हैं। दिफा पर हुकूमत के अखराजात में इजाफा हो गया है। 33 अरब रुपए इजाफे के बाद दिफाई अखराजात हमारे 336 अरब रुपए पहुंच गए हैं। और इसी तरह सूद और कर्ज की अदायगी के लिए 15 रुपए गुज़श्ता साल के मुकाबले में हुकूमत को इजाफी अदा करने पड़े हैं। मजमूई तौर पर 647 रुपए अदा किए गए हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर जो हमारा माली खसारा है वो 799 अरब रुपए से तजावज कर गया है। अब बड़ा चैलेंज क्या है हुकूमत के लिए, इस खसारे पर काबू कैसे पाना है? 3 से 4 माह बाकी रह गए हैं। या तो नए नोट छापे जाएंगे, या मजीद कर्ज लिया जाएगा, या तरक्याती बजट पर कट लगेगा। जो भी इकदाम किया जाएगा अवाम के ऊपर आने वाले दिनों में बोझ पड़ने वाला है। कल तो आपने बड़ी हमें अच्छी प्रोजेक्शन की बताई थी कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर चल रही है और आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमी इंप्रूव वो करेगी। ये तो 1 ट्रिलियन के करीब आप खसारा बता रहे हैं। उन्होंने थोड़ी वो तो स्विस वो 2 मामलात के अंदर उन्होंने कहा बेहतरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी स्टॉक मार्केट में, लेकिन ग्रे एरियाज का उस रिपोर्ट के अंदर भी हाईलाइट किया गया। चलिए कर्जे की बात कर रहे हैं। कर्ज एक तो उतारते उतारते पता नहीं होगा क्या हो रहा है। वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम भी थी जिसके अंदर वो खवातीन ने अपने जेवर भी दे दिए थे, उसका भी पता नहीं क्या बना। अब यहाँ जो है कर्ज उतारने की बात करें तो वो डेफिनेटली जितने टैक्सेस हैं कर्ज उतारने में लगेंगे, इकोनॉमी की बेहतरी में थोड़ी लगेंगे। और कर्ज की बात करें तो कर्ज तो किसानों को भी देना था। वो ज़राई तरक्याती बैंक के अंदर बहुत सारे कर्ज की मद में कर्जा देने के लिए बहुत सारे पैसे थे, वो पैसों की भी बात करेंगे। लेकिन कर्जा पूरा दिया गया या नहीं दिया गया, वो 700 अरब रुपए जो हदफ था कर्जा देने का, भट्टी साहब? अच्छा, वैसे भट्टी साहब जाने से पहले मैं आज बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़ दिया, आप डार साहब को अटैक कर रहे हैं। अब वो टैक्सों का भी इशू आपने डार साहब को, आपको पता ही है, जरूर साहब अपने नाज़रीन को बताते जाएं। ख्वाजा साहब को हम कल डिस्कस करेंगे। जो ख्वाजा साहब ने आज की बात को आज तो आपने छोड़ा, ख्वाजा साहब ने भी एक खत लिख दिया है। अच्छा, खत लिख दिया। आजकल खत का ट्रेंड है, कल खत पे बात करेंगे ख्वाजा साहब की। यहाँ पर वापस आते हैं अपनी इस खबर के ऊपर। हुकूमत ने स्टेट बैंक के जरिए से ज़री पैदावार में इजाफा और किसानों की खुशहाली के लिए रबी और खरीफ सीजन के लिए जो 2016 के दौरान आना था
उसके लिए हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि क्रेडिट रिवॉल्विंग स्कीम के तहत 700 अरब रुपए की एक लिमिट, एक टारगेट मुकर्रर किया गया था कि किसानों को और ज़री शोबे से वाबस्ता कंपनियों को कर्ज दिया जाए आसान शराइत के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की जो मौशियत जिस पर इन्हिसार करती है, जिस शोबे के ऊपर, उसकी पैदावार में इजाफा हो, किसानों के हालात बेहतर हो सकें। ये हमारे पास सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुई है जो कि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल करके ये डॉक्यूमेंट डेवलप किया गया, जिसमें बताया गया कि 700 अरब रुपए का टारगेट था किसानों को और दीगर इदारों को ज़री कर्ज फराहम करने का, लेकिन सिर्फ 301 अरब रुपए अब तक जारी किया जा सका है। वजह उसकी क्या है? जो मुख्तलिफ हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तरीकेकार बहुत पेचीदा है। छोटा किसान जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, वो हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोविजन होने के बावजूद वो मतलूबा कर्ज हासिल नहीं कर पा रहा। पैसे मौजूद हैं, एक लिमिट मौजूद है, लेकिन फैसिलिटेट किसान नहीं हो पा रहा। यही बात मुस्लिम लीग नून के अपने ही एमएनए ने कौमी असेंबली में भी उठाई थी कि किस तरह उन्हें ख्वार किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर यह बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो ज़री तरक्याती बैंक है उसने 6 से 7 माह के दौरान सिर्फ 29 अरब 20 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया है, और उसके अंदर जो 5 मेजर कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने 156 अरब रुपए जारी किए, लेकिन जो 301 अरब रुपए जारी हुआ है उसके अंदर जो बराह रास्त किसानों को ज़री शोबे से वाबस्ता लोगों को रकम मिली है वो सिर्फ 143 अरब है, जबकि 158 अरब रुपए जो ज़राअत से शोबे से वाबस्ता इंडस्ट्री है, जो नॉन क्रॉप सेक्टर है, उसको मिले हैं। किसानों को फिर भी ये रकम कम मिली है। इसके साथ एक और फिगर इसके अंदर बताया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ रबी सीजन के दौरान है। वो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। सिंध बहुत बड़ा एक हमारा सूबा है, बड़े पैमाने के ऊपर काश्त ज़री राजी वहां पर काश्त होती है, लेकिन सिंध के किसानों को हम इस बात से लाइन में है कि क्या वहां उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता, या बैंकों का दौरा में आ रहे। सिंध के किसानों को रबी सीजन के अंदर सिर्फ 1 अरब 9 करोड़ रुपए उनको कर्ज मिला है, जबकि पंजाब के किसानों को रबी सीजन के दौरान 7 अरब 46 करोड़ रुपए मिला है। मेरा यहाँ पे मैं सूबाई तफरीक की बात नहीं कर रहा, सिंध के अंदर भी लोगों की, किसानों की मुश्किल सूरत हाल है, उन्हें भी आसानी से कर्ज मिलना चाहिए, उनकी पैदावार में भी इजाफा होना चाहिए। क्यों इतनी आपको हैरानगी हो रही है, क्यों आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी में कभी भी किसानों को उन्होंने फिगर इन किया ही नहीं है, वो रही नहीं है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेशक उनके बड़े मसले मसाइल रहे हैं गवर्नेंस के, लेकिन उन किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस आपको सेल पता है वो बेहतर रही है, किसानों के लिए सब्सिडी बेहतर रही है, पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेहतर रही है, किसान थोड़े से बेहतर रहे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग की हुकूमत आई है पिछले साल से, इन्होंने किसानों की कमर तोड़ के रखती है। मैं एक छोटे से किसान फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, 15-20 एकड़ की हमारी पीछे गांव के अंदर हमारी जिम्मेदारी है। हम नई फसलें काश्त करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक एकड़ पे काश्त करने के लिए फसल को आपको अगर 10,000 लगता है तो उसकी प्रोड्यूस पे आपको 7-8 हज़ार रुपया मिलता है। तो आप क्यों करोगे? अब होगा क्या? तो आप आने वाले सालों के अंदर आपको यही ट्रेंड चलता रहा तो आपके मुल्क के अंदर खुराक की कमी हो जाएगी। साहब अगर आपने 700 अरब रुपए फिक्स कर दिए हैं तो खुदारा लोगों को मुंतकिल भी कीजिए और आसान शरह सूद पर दीजिए, ताकि किसानों को और मौशियत को हकीकी फायदा मिल सके। यही वजह है कि आपको फिर इंडिया से अदरक, लहसुन, टमाटर, ऑनियन, आलू सारे कुछ वहीं से मंगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब किसानों की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली तो किसानों को अपने कर्ज देना है तो उनको फैसिलिटेट इस सेंस में भी करना होगा कि वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जा सके। एक आम किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो किस तरीके से कर्ज लेने की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकेगा? एक फैसिलिटेशन सेंटर जो कि काम कर रहे होना चाहिए, जिसको टाल मटोल नहीं कर रहे होना चाहिए, उसकी भी हम लोगों को कमी महसूस होती है। लेकिन कमी इस चीज की भी महसूस होती है कि लीडरशिप का इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि लीडरशिप का ध्यान, सारी पाकिस्तान की सियासी क़यादत का ध्यान फिलहाल पैनमा के मसले पर है। और पैनमा के मसले में बात करें तो कल से दोबारा समाअत स्टार्ट होगी। उसके अंदर खबर साहब सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कई चीजों के तो एविडेंस है ही नहीं मौजूद, और अगर कई चीजों के एविडेंस मौजूद नहीं है तो फिर केस कैसे एंड की तरफ जाएगा? अनिका, जिस कर्ब से कल सलमान अकरम राजा साहब गुजर रहे थे, वो जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए, यकीन करें वो बड़ा काबिल रहम थे। उसकी वजह यह है कि उनके पास शवाहिद तो है कोई नहीं है, वो दलील देने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम केस ला प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जजेस साहबान बार बार उन्हें वापस लेके आ रहे थे कि हमें बताएं कि नीलसन एस्कॉल की ओनरशिप कब से आपके पास है। उसके बाद जो 4 फ्लैट्स हैं मशहूर ज़माना पार्क लेन पे, हाइड पार्क के सामने, वो असल ओनरशिप हुसैन के पास कब आई? उसके पास कोई आपका आपके कागज़ पत्र है कि नहीं है? उसमें कहते हैं अच्छा मैं कोशिश करूंगा अपने क्लाइंट से बात करने की, आप कोशिश करूंगा, मेरा क्लाइंट मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स दे तो आज मैं पेश करूँ। तो आज उम्मीद करते हैं कि जो राजा साहब है कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे जिससे
वाकई ये साबित हो सके कि वो फ्लैट्स हैं। क्योंकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी वो एक बेरर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हुए हैं, उसी की मद में ये है कि आपके फ्लैट्स आपके कब्जे में हैं। हाँ, एक और चीज जो कल एक इंटरेस्टिंग सवाल किया गया है, वो सवाल किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कतरी फैमिली के बिजनेस कितने हैं, उसका प्रोफाइल क्या है। ये बहुत अहम सवाल है और उस पर जवाब मांगा गया है, क्योंकि उससे साबित होगा कि हमारी हुकूमत उनके साथ, कतर के साथ किस बिजनेस डील में, आज फैमिली के साथ, मिलेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब कोई एविडेंस ले भी आ सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, वो भी आज पता चलेगा, क्योंकि एविडेंस अगर आने होते तो अब तक तो आ चुके होने चाहिए थे, लेकिन अब तक नहीं आए। तो सलमान अकरम राजा साहब देखते हैं कौन सा जादू चलाते हैं जो कि एविडेंस लेकर आएंगे, ये आज पता चलेगा। इसका फॉलो अप इंशाल्लाह कल भी करेंगे। हमारे आज की शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुख के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।